हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम कुशल मंगल होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब तक आपने जो है एस्टोपिल पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, एस्टोपिल में दो सेक्शंस रह जाते हैं जो बताना जरूरी है, क्योंकि जिस समय मैंने आपको एस्टोपिल बताया था उसी समय ये भी बताया था कि एस्टोपिल में तीन सेक्शंस हैं। 15, 115, 115, 115, 116, 117, तीन सेक्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज क्योंकि एस्टोपिल बाई कंडक्ट में ये तीनों सेक्शन आ जाते हैं, जब बताते हैं कि एस्टोपिल बाई कंडक्ट कहाँ कौन कौन से सेक्शन में है, तो ये 115, 116, 117 तीनों सेक्शन आ जाते हैं। तो दो सेक्शन रह रहे थे, इनको भी बता देते हैं। सेक्शन 116, देखिए 116 को पहले ऐसे ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें इतनी सी बात है कि अगर मान लीजिए आप किसी के लैंडलॉर्ड के टेनेंट बने हैं, तो आप जो है बाद में उस लैंडलॉर्ड की अथॉरिटी को जो है डिनाई नहीं कर सकते, मतलब आप पे एस्टॉपिल लग रहा है। ठीक है, इसमें दूसरे जो है लाइसेंसी के बारे में बात की गई है कि जो आप लाइसेंसर की अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकते। जो लाइसेंसी है वो लाइसेंसर की अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उस पर एस्टॉपिल लग जाएगा। सिंपल सा यही है इसमें। ठीक है, 116 में। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं पहले इस सेक्शन को अंदर से। है नहीं इसमें कुछ भी ऐसा कि जो है जिसको समझने में दिक्कत हो। नो टीनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रो सच tenant shall during the continuance of tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property। कि जो टेनेंट है ये डिनाई नहीं कर सकता, जिस समय मैं आपकी जो है टेनेंसी में आया था, लैंडलॉर्ड से ये डिनाई नहीं कर सकता कि जिस समय मैं आपकी टेनेंसी में आया था उस समय आप पे जो है उस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं था। मतलब इसमें देखिए एक और वर्ड यूज किया गया, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए टेनेंसी। मतलब वो उसके टाइटल को कब नहीं डिनाई कर सकता, कि जब तक उनकी टेनेंसी चल रही है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है जिसे टेनेंसी कहते हैं, जब तक वो चल रही है वो डिनाई नहीं कर सकता। सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला है एंड नो पर्सन हु केम अपॉन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द लाइसेंस of any person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given। ठीक है, जो लाइसेंसी है वो भी डिनाई नहीं कर सकता कि जिस समय लाइसेंस दिया गया था उस लाइसेंसर के पास उसका पोजीशन नहीं था। सिंपल सी बात है। जो याद रखने वाली बात इसमें जो छोटी सी है वो यही है कि जो टेनेंट के केस में जो है उसके पास जो लैंडलॉर्ड है उसके पास उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप या टाइटल होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन जो लाइसेंसर के केस में उस पर उसका पोजीशन होना जरूरी है। सिर्फ उसके पोजीशन को डिनाई नहीं कर सकता, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इसमें। सेक्शन 117 देखिए, इसमें भी कुछ भी नहीं है। इसमें भी यह है, देखिए नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रॉअर हैड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और इंडोर्स इट। जो आप ये नहीं कह सकते कि जिस समय जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ की गई थी तो ड्रॉअर के पास उसको ड्रॉ करने की अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये आप नहीं कह सकते, मतलब इसमें एस्टॉपिल लग जाएगा। और इंडोर्स करने की भी अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है बंद। एक्सप्लेनेशन बंद को यहीं देख लेते हैं। द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में डिनाई दैट द bill was really drawn by the person by whom it purported to have been drawn। लेकिन जो एक्सेप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो ये कह सकता है कि मान लीजिए उस बिल ऑफ एक्सचेंज पर जिस व्यक्ति के साइन होने चाहिए थे या जिस अथॉरिटी के साइन होने चाहिए थे उसके हैं या नहीं है, इसको वो जो है क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये अथॉरिटी को क्लेम नहीं कर रहा है, उस साइंस को क्लेम कर रहा है। उस पर वैलिड आदमी के या जो अथॉरिटी है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने की उसने साइन किए हैं या नहीं किए हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसा कर सकता है। ठीक है, इसमें एक और जो है एक और चीज है, देखिए नॉट शैल एनी बेली और licensee be permitted to deny that his bailor or licenser had at in time when the bailment or license commence authority to make such bailment or grant such license। ठीक है, जो बेली है वो ये नहीं मना कर सकता
कि जिस समय बेलमेंट हुआ था उस जो है बेलर को बेलमेंट करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, या लाइसेंस भी नहीं मना कर सकता लाइसेंस के बारे में, ठीक है, सिंपल सा है। लेकिन इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझ लेते हैं। इफ ए बेली डिलीवर्स द गुड्स बेल टू ए पर्सन अदर देन द बेलर ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैज ए राइट टू देम एज अगेंस्ट द बेलर। इसमें क्या है, इसमें देखिए बहुत सिंपल सा है, इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ तो आपको समझ में रहेगा। इसमें यह है कि जो जो बेली है, बेली है और ये माने बेलर है, ठीक है, और ये कौन है, अदर पर्सन। तो मान लीजिए कि अगर जो अदर पर्सन है, जो एक्सप्लेनेशन को समझिए, इफ द बेली डिलीवर्स द गुड्स द बेल टू द पर्सन अदर देन द बेलर, ये बेलर था, ये बेली था, इसने ये बेलमेंट के लिए इसको बेली को प्रॉपर्टी दी थी और प्रॉपर्टी इसने इसको न दे के अदर पर्सन को दे दी। तो जो बेली है ये कह सकता है कि जो अदर पर्सन था, ठीक है, जो अदर पर्सन है वो आपसे बेटर जो है टाइटल रखता था, या आप जो है आपके अगेंस्ट उसका बेटर टाइटल था, ये कह सकता है। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें ये बेलर कहेगा कि आपने मेरी अथॉरिटी को डिनाई कर दिया, बेलमेंट तो मैंने किया था लेकिन आपने प्रॉपर्टी इसको क्यों दे दी, अदर पर्सन को। तो जो बेली है ये कह सकता है, बेली ये कह सकता है कि अदर पर्सन का टाइटल जो आपसे बेटर था। मान लीजिए ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये अदर पर्सन है, इसका ये सर्वेंट है और सर्वेंट ने बेलमेंट किया था और जो मालिक था खुद ही उस चीज को उठा लाया उसकी दुकान से, या जिसको बेलमेंट किया था, तो ये क्लेम कर सकता है। ये सिंपल सा सेक्शन है, ठीक है दोस्तों। आज अपना कंप्लीट हो जाता है अच्छी तरीके से एस्टॉपेल। अगर एस्टॉपेल से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो, ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, अब तक हमने 117 तक पढ़ लिया है, जिसमें पूरा एस्टॉपेल खत्म हो चुका था। आज अपना आगे चलेंगे, 118 से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें चैप्टर 9। आज तो सब्जेक्ट का नाम भी नहीं डाला है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। चैप्टर हो जाता है 9, जो विटनेसेस के बारे में है, ठीक है दोस्तों, जो विटनेसेस के बारे में है कि विटनेस कौन होगा। इस चैप्टर में देखिए हम बेसिकली क्या जानेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे कि विटनेस कौन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। साफ नहीं लिखा है और साफ कर देता हूं। विटनेस इसके बारे में, ठीक है दोस्तों, कि इस चैप्टर में जानेंगे विटनेस कौन हो सकता है और कौन विटनेस नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला इसमें जो सेक्शन है, पहला सेक्शन कहता है हु में टेस्टिफाई। मतलब टेस्टिफाई का मतलब यहां पर है कि कौन एविडेंसेस दे सकता है, ठीक है, या कौन विटनेस बन सकता है। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ। देखिए, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, मतलब सेक्शन 118, सेक्शन 118 देख रहे हैं हम लोग, जिसकी हेडिंग है हु मे टेस्टिफाई, कौन जो है विटनेस बन सकता है या कौन एविडेंसेस दे सकता है। देखिए दोस्तों, फिर देखिए, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, इसमें एक सिंपल सी लाइन बोली गई है, ऑल पर्सन्स, इसमें जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि कौन जो है एविडेंस या विटनेस नहीं बन सकता है, ठीक है, सीधा सीधा बोला गया है ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कोई भी आदमी विटनेस बन सकता है, ठीक है, सिंपल सा है। अनलेस द कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम, जब तक कि कोर्ट ये ना समझे कि जो उनसे जो कोई क्वेश्चन पूछा जाए
जिसकी वजह से कोर्ट उन्हें खुद मना ना करे। ठीक है दोस्तों। और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका, जो कोर्ट उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है उनका वो रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तब मना कर सकता है, ठीक है, कि आप विटनेस नहीं होंगे। और ये किस कारण से हो सकता है उसका आगे लिखा है, बाय द टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिसीज, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड। कि देखिए सिंपल सी बात है इसमें सेक्शन में, कि कोई भी आदमी, पहले समझ लेते हैं कि कोई भी आदमी एविडेंसेस दे सकता है, लेकिन अगर कोर्ट उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चंस के वो आदमी रैशनल आंसर दे देता है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर रैशनल आंसर दे दिया उसने तो वो जो है विटनेस दे सकता है। अगर उसके रैशनल आंसर नहीं दे पाए, और वो किस कारण से नहीं दे पाए, या तो उसकी जो है वो चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब एज कम है, ठीक है, या उससे कोई बीमारी है, डिसीज है, ठीक है, या ओल्ड एज है उसकी, इस कारण से अगर वो आंसर नहीं दे पा रहा है तो फिर वो जो है विटनेस नहीं बन सकता। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई भी ऐसी समझने वाली बात नहीं है, या कोई भी बीमारी इनसे मिलती जुलती भी हो सकती है। ठीक है, देखिए इसमें जो समझने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि कभी कभी क्या है, जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कोर्ट ये जानने के लिए जो क्वेश्चन पूछेगा कि ये पर्सन एविडेंसेस दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो वो क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, ये क्वेश्चन भी डिपेंड उसी की जो है, जो पर्सन एविडेंसेस दे रहा है उसके बैकग्राउंड पर निर्भर करेंगे। कि वो अगर एजुकेटेड है तो इस तरीके के पूछ लिए जा सकते हैं कि आपने किस ईयर में 10th किया था, किस में 12th किया था, आपकी कौन सी रैंक थी, या आपकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में। अगर अनपढ़ है तो उससे पूछ लेंगे उसके गांव के बारे में, उसके घर के परिवार के बारे में, जिससे कि कोर्ट को ये पता लग जाए कि ये आंसर दे रहा है एकदम सही है, मतलब अभी इसकी सोचने समझने की क्षमता काम कर रही है, तो कोर्ट ये समझेगा कि वो एविडेंसेस दे सकता है। इसमें कोई भी हर्डल नहीं है समझने में। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एक जो एक्सप्लेनेशन दिया है इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों, ए लूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ध्यान दीजिएगा, ए लूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। एक लूनेटिक व्यक्ति भी जो है इनकॉम्पिटेंट नहीं है विटनेस देने के लिए, ठीक है, वो भी जो है विटनेस हो सकता है। एक लूनेटिक भी, देखिए लूनेटिक भी एक विटनेस हो सकता है। शर्त क्या है, अनलेस ही प्रिवेंटेड बाय हिज लूनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर्स। अगर वो जो क्वेश्चन कोर्ट नॉर्मल आदमी से पूछता है वही क्वेश्चन जो है मान लीजिए लूनेटिक से भी पूछता है और लूनेटिक भी उसकी सही आंसर देता है, तो वो भी जो है एक विटनेस बन सकता है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी, कई बार पूछा गया ये वाला, लूनेटिक जो है विटनेस दे सकता है या एविडेंसेस दे सकता है कि नहीं दे सकता है, कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो आपको इस बात को याद रखना है। देखिए इसमें जो बेसिकली कुछ है नहीं सेक्शन में, लेकिन कुछ एक दो केसेस पूछ लिए गए हैं। देखिए इसमें जो सारा जो बहस चलती है वो इस पे चलती है कि चाइल्ड विटनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इसमें देखिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें कहीं मना नहीं किया गया है। डायरेक्ट सेक्शन 118 वो यही कह रहा है, ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। तो कोई भी आदमी जो है एविडेंस दे सकता है, तो उसकी जो है सिर्फ वो टेंडर एज का है, इस वजह से उसको नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो एक चाइल्ड भी दे सकता है, चाइल्ड दे सकता है, चाहे वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, कुछ भी हो, लेकिन शर्त वही है कि कोर्ट उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और अगर उसके वो रैशनल आंसर दे देता है तो उसका जो टेस्टिमनी होगी वो स्वीकार की जाएगी। ठीक है, इसमें एक दो बार देखिए दोस्तों, एक दो केस पूछ लिए गए हैं, तो उन केसेस के को आप जो है बेयर एक्ट पे लिख लीजिएगा। देखिए एक तो है जाफर वर्सेस स्टेट। आप केस के फैक्ट याद नहीं रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो केस का नाम याद रखना है कि ये 118 से रिलेटेड है। देखिए मोहम्मद सुगल वर्सेस किंग, मोहम्मद सुगल वर्सेस किंग। ठीक है, एक और केस है निर्मल
कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 3 केसेस हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों जो समझने में परेशानी हो। देखिए अगला है अपना जो सेक्शन है 119। सेक्शन 119 भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई नहीं है। देखिए सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है, कभी कभी जो है डायरेक्ट सेक्शन कम से कम 10 बार पूछा गया है एक पेपर्स में कि 119 किस ईयर में जो है सब्स्टिट्यूट किया गया था, ये काफी बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये 2013 में जो है सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, 2013 में ये सब्स्टिट्यूट किया गया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी समझते होंगे आप लोग, इसको हटा के दूसरा सेक्शन आया है, ठीक है। एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 13 में कि डम विटनेसेस कहां दिया गया है, डम विटनेसेस, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो है आपको याद रखने हैं। देखिए इसमें है क्या, विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, मतलब जो बोल नहीं सकता या कम्युनिकेट नहीं कर सकता वर्बली, उसके विटनेस की वो विटनेस कैसे देगा या एविडेंसेस कैसे देगा। ए विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंसेस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल, वो किसी और मैनर से जो है एविडेंसेस दे सकता है जिससे कि उस चीज को समझा जा सके जो वो कह रहा है। अब वो कैसे हो सकता है, बाई राइटिंग हो सकता है, बाई साइंस हो सकता है। मान लीजिए बोलने में तो असमर्थ है वो व्यक्ति, तो वो लिख सकता है, या अपने साइन जो हाथ वगैरह से जो साइन करते हैं, जो जेस्चर्स देते हैं, उससे भी जो है उसको विटनेस दे सकता है। बट सच राइटिंग मस्ट बी इन रिटेन एंड साइन मेड इन द ओपन कोर्ट, एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस। देखिए जो समझने वाली बात है कि जो आदमी जो साइन से या लिख के देगा, पहले तो वो ओपन कोर्ट में देगा और उसको ओरल एविडेंस समझा जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बेरेक के नीचे कम से कम 10 बार पूछा गया है कि अगर कोई आदमी डम विटनेस अपनी जो है एविडेंसेस राइटिंग फॉर्म में दे रहा है तो उसको ओरल एविडेंस समझा जाएगा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समझा जाएगा। कई बार पूछा गया है, तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उसको समझा जाएगा ओरल एविडेंस, चाहे साइन से दे या राइटिंग में दे, उसको ओरल ही समझा जाएगा। कई जगह पूछा गया ये बात, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए प्रोवाइडेड भी है, प्रोवाइडेड दैट इफ विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली द कोर्ट शैल टेक असिस्टेंस ऑफ द इंटरप्रेटर की हेल्प ले सकता है और स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकता है इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट एंड सच स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ। और जिस समय ये जो स्टेटमेंट लिया जा रहा होगा डम विटनेस का, वो वीडियोग्राफ होगा, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें जो इस सेक्शन 119 से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि डम विटनेस कहाँ दिया गया है, दूसरा ये कब सब्स्टिट्यूट किया गया है, तीसरा पूछा जाता है कि अगर डम विटनेस एविडेंस से दे रहा है, भाई साइन से दे रहा है या फिर जो है रिटन फॉर्म में दे रहा है, तो उस एविडेंस को ओरल समझेंगे या डॉक्यूमेंट्री समझेंगे। तो आपको अंडरलाइन कर लेना है, उसको ओरल समझा जाता है। एक बार दोबारा से बताया, देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए अब देखते हैं सेक्शन इसमें 120, बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं दोस्तों, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको एकदम क्लियर रहेगा, इनमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो एक बार में समझ में ना आए। सेक्शन 120 देखिए दोस्तों, 120 सेक्शन 120 में एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो 120 है, देखिए एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि उससे आप जो है रिलेट कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेक्शन 120 में कि ऐसा कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि जिसमें जो हस्बैंड और वाइफ को सिंगल यूनिट समझा जाता था वो इस हडल को हटा देता है, मतलब अब उनको सिंगल यूनिट नहीं समझा जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा कौन सा सेक्शन है, तो आपको याद रखना है वो सेक्शन है 120। वो कैसे है वो मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सेक्शन 120 की लैंग्वेज पढ़िए। इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग द पार्टी टू द सूट
एंड द हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। एक एक शब्द के नीचे लाइन कर लीजिए। देखिए समझिए एक बार, ए है ये वर्सेस बी है, यहीं से समझिए, जो जहां कंफ्यूजन होता है वहीं पे मैं सीधा जो है स्ट्राइक कर रहा हूं। इन सिविल प्रोसीडिंग द पार्टी टू द सूट, ये दोनों पार्टीज हो गई, ठीक है, एंड द हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट। अब मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ, ये इसकी वाइफ हो गई, ठीक है, ये इसकी वाइफ हो गई, ये इसकी वाइफ हो गई। शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेसेस, यहीं इस पे समझिए, ये दोनों कॉम्पिटेंट विटनेसेस हैं, मतलब समझने का समझिए, यहां पे मैं जो समझा रहा हूं कि ये जो वाइफ है, ए की वाइफ है, इसकी फेवर में भी एविडेंस दे सकती है सिविल केस में, और जो बी की वाइफ है इसकी फेवर में भी दे सकती है, और ये जो वाइफ इसकी फेवर में भी एविडेंस दे सकती है, और जो बी की वाइफ है इसकी फेवर में भी एविडेंस दे सकती है। समझ में, कॉम्पिटेंट विटनेसेस हैं। जो पहले सिंगल यूनिट समझा जाता था, इसको एक ही मान लेते थे कि अगर हस्बैंड ने केस किया है तो ये मानते थे हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर केस किया है, तो वाइफ जो है एविडेंस नहीं दे पाती थी। वो हर्डल हट चुका है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए, ये इसकी फेवर में भी दे सकती है और इसके अगेंस्ट भी दे सकती है सिविल केसेस में, ठीक है। ऐसा ही क्रिमिनल केसेस में है। देखिए, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन द हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन रेस्पेक्टिवली शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। और क्रिमिनल केस में भी ऐसा ही है कि मान लीजिए इनके बीच में क्रिमिनल केस है, दोनों पार्टीज के बीच में, ए वर्सेस बी है, और इसकी वाइफ इसके जो है फेवर में भी दे सकती है, विटनेस बन सकती है, और इसकी फेवर में भी विटनेस बन सकती है, और इसके अगेंस्ट भी बन सकती है। कोई भी हर्डल नहीं है। कहने का मतलब यह है, अगर ये इसकी बात से ए अपने हस्बैंड की वाइफ से जो है एग्री नहीं कर रही और बी की फेवर में एविडेंस देना चाहती है क्रिमिनल केस में, तो दे सकती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सिविल में भी दे सकती है, क्रिमिनल में भी दे सकती है। यहाँ विटनेस की बात है, देखिएगा, मतलब विटनेस बन सकती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और क्या है इसमें, देखिए जो सेक्शंस हैं 100, जो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं 118, 119 और 120, इनसे मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कि इसमें पूछा जाएगा चाइल्ड विटनेस जो है कहाँ पे दिया गया है, चाइल्ड या विटनेस के बारे में प्रोविजंस कहाँ पे है। इसमें पूछ लिया जाएगा आपको डम विटनेस के बारे में एविडेंसेस कहाँ पे है। और इसमें तो डायरेक्ट जो है कभी कभी प्रॉब्लम बना के भी पूछ लेते हैं। तो आपको इस चीज़ को लेकर कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई भी भ्रम है तो आप जो है मुझे कमेंट कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। धन्यवाद।